चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। स्टार्टर क्या है देखते हैं। ट्रुथ इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन द टीचर। क्या बोला जा रहा है, एक स्टेटमेंट दिया है कि जो सच है, जो सच जो होता है ना दोस्तों, वो एक जो शिक्षक है उससे कहीं ज्यादा और ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सच के बारे में बात हो रही, जाहिर सी बात है आगे भी जो है और भी सच के बारे में बात की जाएगी। विदाउट सेल्फ नॉलेज द एरोप्लेन बिकम, देखो दोस्तों यहां किसकी बात हो रही है, ट्रुथ की बात हो रही है, और यहां इन्होंने किसकी बात की, सेल्फ नॉलेज के बिना एक अलग ही टॉपिक छेड़ दिया। इसका मतलब P हमारा शुरू वाला पॉइंट नहीं होने वाला है, तो P नहीं है। चलिए P हमारा शुरू नहीं है, आगे देखते हैं। Wisdom begins with self knowledge and without self knowledge mere information leads to destruction। यहां पे किसकी बात हो रही है, ट्रुथ की, और यहां पर जो है किसकी बात हो रही है, विजडम की। थोड़ा सा भेद है दोनों के अंदर, ठीक है। तो इधर ट्रुथ की बात हो रही है और यहां किसकी बात हो रही है, विजडम की, कि विजडम जो है वो शुरू होता है सेल्फ नॉलेज से। चलिए तो ये भी हमको नहीं लग रहा है, आगे देखते हैं। क्या ट्रुथ का और ज्यादा कुछ किसी में बात हो रही है, ट्रुथ के बारे में देखते हैं। इन अदर वर्ड्स यू हैव टू बी परफेक्ट टीचर टू क्रिएट अ न्यू सोसाइटी एंड टू ब्रिंग द परफेक्ट टीचर इनटू बीइंग यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ। यहां एक चीज ध्यान देना दोस्तों कि यहां टीचर को डिफाइन किया जा रहा है। टीचर की क्या डेफिनेशन होती है वो बताई जा रही है। यहां पर क्या है, ट्रुथ इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन टीचर। क्या बोला जाए कि जो सच्चाई है वो एक शिक्षक से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। और यहां क्या बोला जा रहा है, एक दूसरे शब्दों में अगर हम समझे तो आपको जो है एक परफेक्ट टीचर होना पड़ेगा ताकि आप एक नई सोसाइटी का गठन करो, और जो है एंड टू ब्रिंग अ परफेक्ट टीचर, एक परफेक्ट टीचर को जो है एग्जिस्ट में लाना या परफेक्ट टीचर बनना, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने स्वयं को आपको समझना पड़ेगा। तो देखो यहां पर भी एक टीचर की बात हुई लास्ट में कि सच्चाई जो है वो ज्यादा जरूरी है, और यहां पूरा का पूरा जो है टीचर को क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। पूरा टीचर के बारे में बता दिया कि एक शिक्षक जो है वो कैसा होना चाहिए। तो लग रहा है कि आर से शुरुआत हम करेंगे। आर जो है हमारा स्टार्टर लग रहा है। चलिए देखते हैं और आगे देखते हैं। देयरफॉर यू हु आर सीकर, देखो देयरफॉर तो नहीं होगा दोस्तों, देयरफॉर का मतलब तो एंडिंग हो गया, कंक्लूजन हो गया, एस से शुरू नहीं करेंगे, इसको कट कर दो, ठीक है। आगे देखते हैं। सो टीचर मस्ट ऑब्वियसली बी वन। अच्छा लास्ट में भी देखो शुरुआत भी किससे हो रही है, इंपॉर्टेंट देन टीचर के बारे में कुछ बात की जा रही है, और एंडिंग देखो, इसलिए जो टीचर जो है वो क्या होना चाहिए, एक ऐसा होना चाहिए जो कि विच इज नॉट विद इन द क्लचेस ऑफ सोसाइटी, जो एकदम सोसाइटी जो भेड़ चाल जैसी है समाज की उस तरह से ना हो। हु डज नॉट प्ले पावर पॉलिटिक्स, जो एकदम राजनीति ना खेलते हो, और सीक पोजीशन के लिए, अथॉरिटी के लिए, पावर के लिए जो है टीचर हमेशा नहीं, उसके लिए जो है मोटिवेटेड ना हो, इस तरह की कोई बात हो रही है। मतलब पूरा का पूरा ये जो पैराग्राफ है ये टीचर के ऊपर है, ठीक है ना। तो ऐसा लग रहा है कि आर से शुरुआत होगा, लेकिन देखो यहां पर क्यू है ऑप्शन हमारे पास, क्या क्यू से शुरू करेंगे, देखते हैं। ट्रुथ इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन टीचर, एक तो ट्रुथ है, दूसरा टीचर है, और यहां देखना विजडम बिगिंस विद सेल्फ नॉलेज, यहां कुछ नई बात बताई जा रही है। एक तो विजडम नया शब्द है, सेल्फ नॉलेज नया शब्द है, एंड विदाउट सेल्फ नॉलेज केवल इंफॉर्मेशन जो है वो क्या कर सकती है, आपको डिस्ट्रॉय कर सकती है, डिस्ट्रक्ट कर सकती है। अब दोस्तों एक चीज बताओ कि यहां ट्रुथ है, यहां पर टीचर है, और यहां पूरा का पूरा टीचर को डिफाइन किया गया है, परफेक्ट टीचर क्या होना चाहिए उसकी डेफिनेशन बोली गई है। तो शुरुआत इसके बाद ये आना चाहिए कि ये आना चाहिए, जाहिर सी बात है जब यहां पर भी टीचर के बारे में बात हो रही है तो फर्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, टीचर से ही संबंधित होना चाहिए। मतलब आर ही हमारा क्या है दोस्तों, स्टार्टर है। आप पढ़ के देखें, आर हमारा स्टार्टर है, आर के बाद क्यों आएगा देखो। तो देखो दूसरे शब्दों में कहें तो परफेक्ट टीचर जो है वो है जो एक नए समाज का गठन करें, और एक परफेक्ट टीचर को उत्पन्न करने के लिए या प्रकट करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा। अगर अपने आप को जो है एक परफेक्ट टीचर बनाना है तो आपको स्वयं को समझना पड़ेगा, ठीक है। और आगे विजडम बिगिंस विद, और ये देखो यहां पर भी अंडरस्टैंड योरसेल्फ की बात हो रही है, और उसके आगे देखो कंटिन्यूटी
कि सेल्फ नॉलेज, वो भी वही है, स्वयं का ज्ञान होना। और बिना सेल्फ नॉलेज के क्या होगा कि इंफॉर्मेशन जो आप बच्चों को दोगे ना, वो एक तरह से डिस्ट्रॉय करने वाली है, वो उजाड़ करने वाली है। बिल्कुल सही जा रहा है। फिर ऐसे देखो, इस कारण से आप क्या करो, जो कि सीकर ऑफ ट्रूथ हो, मतलब किसकी बात हो रही है, एक शिक्षक की जो कि सच का की को वाहक, सच के वाहक हो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों हैव टू बी बोथ द प्यूपिल एंड टीचर, कि यदि आपको एक परफेक्ट टीचर बनना है तो आपको सबसे पहले तो खुद एक स्टूडेंट होना पड़ेगा और एक टीचर भी होना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो, विदाउट सेल्फ नॉलेज, देखो बिना सेल्फ नॉलेज के, अब एक उदाहरण दिया है कि जो एरोप्लेन होता है वो क्या बन जाता है, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव इंस्ट्रूमेंट बन जाता है जीवन में। ठीक है, एयरप्लेन जो है वो बन जाता है। बट विथ सेल्फ नॉलेज, अगर सेल्फ नॉलेज ना हो तो एक तरह से वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन बन जाता है। और सेल्फ नॉलेज अगर है तो ये ह्यूमन, इट मीन्स ऑफ ह्यूमन हेल्प, वो इंसान की फिर मदद करता है। तो चाहे इसका मतलब वही है कि बाहरी ज्ञान हमारे अंदर कितना भी हो या कितना भी हम लोगों को दें, हमारे स्टूडेंट्स को दें, लेकिन जब तक आत्मज्ञान ना हो, स्वयं का ज्ञान ना हो, तो हम बच्चों में जो सही जो शिक्षा का जो मानक है वो हम उनको प्रदान नहीं कर सकते हैं। ये इसमें मीनिंग आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों डी जो है वो हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आप इसको रीड करें जब तक मैं जल ग्रहण कर लेता हूं, पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा सा, आप इसको रीड करें। चलिए, तो फर्स्ट तो हमारा स्टार्टर है S1। दो मोस्ट ऑफ अस टॉक अबाउट डिसिप्लिन, व्हाट डू वी मीन बाय दैट वर्ड। ध्यान देना, यहां पर एक प्रश्न है दोस्तों। क्या है, प्रश्न है। अगर यहां प्रश्न है तो उसका आंसर दिया जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया ना तो उसका आंसर दिया जाएगा, आप बस इसका आंसर ढूंढो, वही हमारा स्टार्टर है। दो मोस्ट ऑफ अस, हालांकि देखो दो आया, एक और चीज आप देखो, दो क्या है, इसका मतलब है कि हालांकि, और ये क्या क्रिएट करता है, कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब अगर एक सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव। मतलब एक चीज ध्यान देना, मोस्ट ऑफ, हम ज्यादातर लोग हम किसकी बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं। ठीक है, अनुशासन की हम बात करते हैं, मतलब ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का है ना। और व्हाट डू वी मीन बाय दैट, लेकिन उस शब्द का मतलब हमको क्या है, उस शब्द का क्या मतलब है, मतलब जो भी आंसर होगा, सबसे पहले तो इसका आंसर होगा, और जो भी आंसर होगा वो नेगेटिव होगा। बिल्कुल लिख के रख लो आप, नेगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ये दो से शुरू हुआ है। देखते हैं क्या इसका आंसर ये है, द टीचर वुड अंडरस्टैंड ईच चाइल्ड एंड हेल्प हिम इन अ वे रिक्वायर्ड। ये तो नहीं लग रहा है। दो मोस्ट ऑफ, अब ये यहां हमारी बात हो रही है, इसमें हम जो रीडर है या जो बोलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो भी इंक्लूड है, और यहाँ पर केवल टीचर की बात हो रही है। मतलब पी हमारी स्टार्टर नहीं होने वाला है, पी से स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। बट इफ वी हैव 5 or 6 in a class and an intelligent understanding teacher with a warm heart, I am sure there would be no need discipline। देखो अब एक चीज देखो, यहां पर बट से शुरू हो रहा है, यहां पर दो से शुरू हो रहा है, दोनों का एक ही मीनिंग है एक तरह से। भाई दो है तो पहले इसका आंसर तो दें, उसके बाद हम उसको कट करेंगे। पहले आंसर देंगे, उसके बाद बट लगा के उस आंसर को कट करेंगे। मतलब ये भी नहीं होगा, क्यों से शुरुआत नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली, क्योंकि देखो आप दो, क्या ऐसा करेंगे, हम लिखेंगे दो मोस्ट ऑफ। हालांकि ज्यादातर जो है हम लोग डिसिप्लिन के बारे में बात करते हैं। देखो क्वेश्चन है व्हाट डू वी मीन बाय दैट, तो अब क्या क्वेश्चन का आंसर हम बट से शुरू करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। पी आपका स्टार्टिंग नहीं है तो या तो एस होगा या आर होगा। देखते हैं आर होगा क्या। दो मोस्ट ऑफ अस टॉक अबाउट डिसिप्लिन, व्हाट डू वी मीन बाय दैट वर्ड। व्हेन यू हैव 100 बॉय इन अ क्लास, you will have to have discipline, otherwise there will be complete chaos। ये हो सकता है। देखो क्या मतलब है इसका, भाई इस डिसिप्लिन का क्या मतलब है कि जब हमारे पास एक ही क्लास में 100 बच्चे हैं
तो क्या होगा, यू विल हैव टू हैव डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा, वरना 100 बच्चे कैसे आप संभालोगे। अदरवाइज नहीं तो क्या होगा, देयर विल बी कंप्लीट केओस, बिल्कुल उथल पुथल हो जाएगी, एकदम हंगामा हो जाएगा, एकदम सब चीजें गड़बड़ हो जाएगी, केओस हो जाएगी, है ना, एकदम सब चीजें बिखरी हुई हो जाएगी। केओस का मतलब ये लग रहा है, आर लग रहा है, ठीक है, क्या एस लग रहा है, देखते हैं। तो दो मोस्ट ऑफ अस जो है, हम किसकी बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय दैट, हम उससे क्या समझते हैं। डिसिप्लिन इन स्कूल बिकम्स नेसेसरी व्हेन देयर इज वन टीचर टू 100 बॉय एंड गर्ल। क्या ऐसा बोला जा रहा है कि एक तो हम डिसिप्लिन जो है स्कूल में कब जरूरी बन जाएगा, जब देयर इज एक टीचर है टू द 100 बॉयज एंड गर्ल्स, ये भी हो सकता है। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूं दोस्तों, जिससे तुरंत आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, तुरंत आंसर आप निकाल सकते हो। क्या होगा, देखो यहां पर क्या लिखा है, When you have 100 boys in a class, जब आपके पास एक कक्षा में 100 बच्चे हैं तो आपको जो है डिसिप्लिन रखना ही पड़ेगा। और यहां पर आप देखो बट दिया है। अब बट का मैं एक चीज बताता हूं कि बट जो है इसके इधर अगर पॉजिटिव सेंस है तो यहां नेगेटिव होगा, अगर इधर नेगेटिव सेंस है तो यहां पॉजिटिव होगा। अब एक चीज देखो कि बट के बाद में इफ यू हैव, अगर आपके पास 5 या 6 है क्लास में और इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग टीचर है जिसका हार्ट काफी अच्छा है, तो क्या होगा उससे कि आपको डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है, डिसिप्लिन की जरूरत, नो नीड ऑफ डिसिप्लिन नहीं है, मतलब ये आपका नेगेटिव। बट के बाद यहां पर क्या है, सॉरी यहां पर क्या है, नेगेटिव है। और इसमें आप देखो 100 बॉयज है क्लास में तो आपको डिसिप्लिन की जरूरत पड़ेगी, तो ये सेम सेंस की बात हो रही है और पॉजिटिव, तो सेम सेंस की, देखो सेम डिसिप्लिन की बात हो रही है, यहां पर पॉजिटिव और बट के बाद इधर नेगेटिव, मतलब आर और क्यू का आपका पेयर है, आर और क्यू का आपका पेयर है। देखो आर क्यू यहां पर भी है और आर क्यू यहां पर भी है। अब ये देखना है कि शुरुआत किससे करें, आर से करें या फिर एस से करें। अब देखो आर क्यू का पेयर है तो क्या आर क्यू के बाद पी आ रहा है, देखते हैं। तो देखो But if you have 5 or 6 class or intelligent understanding teacher with a warm heart, I am sure there would be no need of discipline. The teacher would understand each child and help him in a, देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि अगर आपके पास 5-6 बच्चे हो एक ही क्लास में और टीचर काफी समझदार हो, है ना, जो कि काफी वार्म हार्ट की हो, तो उस कंडीशन में आपको डिसिप्लिन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वो जो टीचर है वो क्या करेगी, वो समझ सकती है हर एक बच्चे को और वो हेल्प कर सकती है जिस तरीके से जरूरत हो। अब वो कब हेल्प कर सकती है, जब हर क्लास में केवल 5 या 6 बच्चे हो, तभी वो हेल्प कर सकती है। देखो वुड आया, मतलब इस कंडीशन पे एक प्रायर कोई कंडीशन है तभी वो कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि आपका क्यू के बाद पी लग रहा है, क्यू के बाद जो है क्या लग रहा है, पी लग रहा है, तो क्यू के बाद पी आपके पास यहां पर है, ठीक है ना, क्यू के बाद पी आपके पास यहां पर है, तो आर क्यू पी ये पेयर आपका बी वाला आपका आंसर दोस्तों, ठीक है ना, बी वाला आंसर, आर वाला आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप देखो एक बार पढ़ के, फिर से पढ़ते हैं। दो मोस्ट ऑफ अस टॉक ऑफ, हालांकि हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं। व्हाट डू वी मीन बाय दैट वर्ड, इस शब्द से हम क्या समझते हैं, तो उसका उत्तर हमको एस से मिल रहा है। क्या मिल रहा है कि डिसिप्लिन इन स्कूल जो है वो कब नेसेसरी बन जाता है, जब केवल एक टीचर हो और 100 बच्चे हो, 100 बच्चे और बॉयज और गर्ल्स हो, है ना। उसके बाद और जब आपके पास 100 बॉयज हैं क्लास के अंदर तो आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि पूरा उथल पुथल, पूरा गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास 5-6 बच्चे हो क्लास में और इंटेलिजेंट टीचर हो तो आपको जो है किसी डिसिप्लिन की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, और टीचर जो है वो हर एक बच्चे को समझ सकती है और मदद कर सकती है जिस तरीके से जरूरत हो। ठीक, एंड आखिरी में देखो एंडिंग, मोस्ट ऑफ अस, ज्यादातर हम में से वो क्या है, हम किस में इंटरेस्टेड है, मास मूवमेंट में इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों देखो दो यहां पर है और एंड यहां पर है, मतलब इसका कॉन्ट्रडिक्शन यहां पर है कि आप देखो कि जब सबको डिसिप्लिन चाहिए और ज्यादातर हम लोग किस चीज में इंटरेस्टेड है, मास मूवमेंट में, लार्ज स्कूल्स चाहिए विद अ ग्रेट मेनी बॉयज एंड गर्ल्स होते हैं उसमें। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग इंटेलिजेंट एंड देयरफॉर इंटेलिजेंस, सॉरी,
हम इंटेलिजेंस क्रिएट करने में कोई हमारी रुचि नहीं है, और इस कारण से हम क्या करते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स जो है बहुत बड़े बड़े अटेंडेंस ले लेके, मतलब ज्यादा भीड़ के चक्कर में हम लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, ठीक है, और यही यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा दोस्तों बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है और पढ़ते हैं क्या हमारा स्टार्टर है। टॉल्स्टॉय फार्म was founded in 1910 by which time Gandhi had already conceptualized ideas that would develop in India। अब दोस्तों अगर आप लोगों को थोड़ा आपका जीएस के बारे आपने पढ़ा हो, महात्मा गांधी जी के बारे में जब आपने कुछ और रीडिंग की हो, तो उसमें जो है ये टॉल्स्टॉय फार्म का जिक्र होता है। और ये क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। गांधी जी जब हिंदुस्तान आने से पहले आपको पता है कि 17 साल कहाँ रहे थे, साउथ अफ्रीका में रहे थे, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में जब वो रहे थे तो वहाँ पर उनका एक मित्र थे, है ना, कैलम, ये आपको थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। कैलमबैक जो है उनके एक मित्र थे जो कि एक ज्यू यहूदी समाज के थे, ठीक है, एक आर्किटेक्ट थे वो, और इन्होंने, इनकी ये जगह थी टॉल्स्टॉय फार्म, तो इन लोगों ने मिल के वहाँ पे एक फार्म बनाया था और एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक प्रैक्टिकल विद्यालय उन्होंने क्रिएट किया था। और वहाँ पर जो है बार्बरशिप का काम, है ना, जैसे मतलब बाल कैसे काटते हैं, जूते कैसे सीलते हैं, कुछ छोटे छोटे मटके पॉट वगैरह कैसे बनाते हैं, तो ऐसी जो प्रैक्टिकल चीज़ें जो हैं, हथकरघा की जो चीज़ें हैं, हाथ से बनी हुई जो चीज़ें हैं, वो वहाँ पर सिखाई जाती थी। और ये सारे जो चीज़ें जो हमारे गुरुकुल सिस्टम में, पाठशाला सिस्टम में जो हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों से पहले जो चलाई जाती थी, वो सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ शुरू किया, ठीक है। तो ये मैंने बताया, तो आपको इसको समझने में एकदम आइडिया, थोड़ा आपको बेहतर आप इसको समझ कर सकते हो इसको, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। तो गांधी जी ने जो है, ध्यान दो क्या लिखा है कि टॉल्स्टॉय फार्म जो है 1910 में फाउंड हुआ था साउथ अफ्रीका में। और वहां उस समय तक क्या हुआ था कि गांधी जी ने जो है पहले से ही एक उनके दिमाग में एक आइडिया था, उनके दिमाग में एक स्वरूप था कि वो भारत में जाएंगे जब, तो किस प्रकार भारत में काम करेंगे, किस प्रकार भारत का वो निर्माण चाहते हैं, वो स्वरूप पहले से ही उनके दिमाग में था, ठीक है। अब देखते हैं क्या होगा। देखो दोस्तों, इसमें स्टार्टर हमारा किसके बारे में बता रहा है, टॉल्स्टॉय फॉर्म के बारे में बता रहा है ना। तो जाहिर सी बात है आगे भी जो है इसी के फॉर्म में कुछ, इसी फॉर्म के बारे में जो है कुछ जानकारियां बताई जाएगी, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जो है इसी फॉर्म के बारे में बताई जाएगी। देखते हैं। अ जूविश आर्किटेक्ट कैलमबैक was his side through this period, कि एक जो आर्किटेक्ट है जिनका नाम की कैलमबैक था, वो उनकी तरफ थे, वो हमेशा उनकी तरफ रहे इस पूरे समय के दौरान, ठीक है। आगे देखते हैं। Tolstoy farm became the subject of research for different kind of cooperative communities across the world। ये हो सकता है दोस्तों, क्यों? क्योंकि देखो जहां से शुरुआत हो रही है पहले उसी के बारे में ज्यादा जानकारियां देंगे। अब टॉल्स्टॉय फॉर्म से शुरू हो रहा है तो टॉल्स्टॉय फॉर्म के बारे में ही थोड़ी चर्चा चलेगी, मतलब आर हमको लग रहा है कि स्टार्ट हो सकता है ना, आर हो सकता है। आगे देखते हैं। ही फर्स्ट पुट इन अ सोशल, ही तो नहीं, ही होगा क्या, देखो, ही फर्स्ट पुट इन अ सोशल मॉरल रिलीजियस कंपोनेंट्स ऑफ हिज डॉक्ट्राइन, कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने रखा अपने सोशल, सामाजिक, मॉरल और रिलीजियस कंपोनेंट्स रखे, उनका जो डॉक्ट्राइन, उनकी जो विचार थे उसके। अब ये ही कौन है, ही है गांधी जी। तो क्या यहाँ पर गांधी जी के बारे में बात हो सकती है। टॉल्स्टॉय फॉर्म जो है तब फाउंड हुआ और बाय विच, जब तक कि गांधी ने क्या किया, ऑलरेडी उन्होंने कंसेप्चुलाइज कर दिया था आइडिया दैट ही वुड डेवलप, वो डेवलप करेंगे क्या, इंडिया को। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है गांधी जी के बारे में बात हो सकती है कि वो इंडिया को डेवलप करेंगे। और यहाँ पर देखो उन्हीं की बात हो रही है कि वो सबसे पहले, देखो यहाँ पर वो डेवलप करेंगे और आगे वो क्या करेंगे, पहले तो वो डेवलप करेंगे और उसका क्या, उसकी रोड मैप है, किस तरीके से वो डेवलप करेंगे। वो पहले तो सोशल, मॉरल और रिलीजियस कंपोनेंट जो है वो अपने सामने लेकर आएंगे। मतलब एस भी हमारा स्टार्टर लग रहा है, एस जो है वो भी स्टार्टर लग रहा है। आगे देखते हैं। बोथ ही एंड गांधी, अब देखो गांधी जी का तो समझ में आ रहा है, ही का समझ में नहीं आ रहा, ही कौन है, इसका मतलब ही की इंफॉर्मेशन अपने को इस, अच्छा S6 के पहले देनी पड़ेगी। फिर से देखते हैं
ये तो फिक्स है लास्ट में, इससे पहले हम देखते हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, ये वाला है। ही वॉज रिच, वो रिच थे और यूज्ड हिज मनी टू बाय द लैंड एंड हेल्प सेट अप द फार्म। अब गांधी जी के बारे में अगर हमने थोड़ा पढ़ा है तो हमको पता है कि गांधी जी जो है इन चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं। बहुत ज्यादा रिच तो थे नहीं गांधी जी, बहुत ज्यादा उसूलवादी थे, ज्यादा एक्स्ट्रा पैसा किसी से नहीं लेना, और जो भी पैसा उनको मिलता था वो अपनी प्रॉपर्टी बनाने में तो कभी भी, खास करके लैंड तो कभी वो परचेस नहीं करते थे भाई, वो समाज सेवा में लगा देते थे। इसका मतलब यहाँ बात गांधी जी की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात किसकी नहीं हो रही है, गांधी जी की नहीं हो रही। अब गांधी जी की बात नहीं हो रही तो कौन है उनके अलावा, गांधी जी के अलावा एक और कैरेक्टर है, क्या, एक ज्यूविश आर्किटेक्ट जिनका नाम है कैलेम्बेक, और वो हमेशा इनकी तरफ थे। इसका क्या मतलब है कि पहले तो क्यों कैलेम्बेक की बात हुई, ठीक है, उसके बाद उनकी फीचर्स की बात हुई, उनके कैरेक्टर्स की बात हुई कि वो कैसे व्यक्ति थे, तो क्यू के बाद जो है पी हो रहा है भाई। पहले बताया जा रहा है कि एक ज्यू आर्किटेक्ट है जिनका नाम कैलेम्बेक है और जो हमेशा इनकी तरफ रहते हैं, और उसके बाद बताया जा रहा है कि वो काफी अमीर थे और अपने पैसे से वो क्या करते थे, जमीन वगैरह खरीद करते थे और फॉर्म को उन्होंने ही सेट किया। मतलब क्यू और पी आपका पेयर है दोस्तों, क्यू पी आपका पेयर है। बताओ जरा, क्यू पी हमारा जो है, देखो QP यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, A और C हमारा कैंसिल हो गया, QP यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इन दोनों में से B हो सकता है या फिर D हो सकता है। आगे देखते हैं। अब आप देखें कि या तो B होगा या फिर D होगा। अब फिर से देखते हैं क्या S और Q का पेयर बन रहा है। S क्या है, देखो टॉल्स्टॉय फॉर्म जो है वो 1910 में बना था और गांधी जी जो है उन्होंने एक भारत का सपना देखा था, भारत के डेवलप करने का सपना देखा था। उसके बाद ही फर्स्ट, उन्होंने सबसे पहले एक सोशल मॉरल रिलीजियस कंपोनेंट डॉक्ट्राइन का देखा था, ठीक है। उसके बाद क्यों ज्यूविश आर्किटेक्ट जो है कैलेम्बेक, वो हमेशा उनकी तरफ थे, ठीक है। उसके बाद पी, ही वॉज, वो रिच थे और उन्होंने अपना पैसा जो है जमीन खरीदने में लगाया, वो भी ठीक है। फिर आर, टॉल्स्टॉय फॉर्म बिकेम द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, रिसर्च का एक वो विषय बन गया अलग अलग कोऑपरेटिव कम्युनिटीज के द्वारा, ठीक है। बोथ ही एंड गांधी ऑफन रेफर्ड टू अ टाइम दैट दे स्पेंड टॉल्स्टॉय फॉर्म एज अमंग हैप्पी, उन्होंने दोनों ने एक साथ बोला कि सबसे खुशनुमा पल था जब ये साथ में रहे, तो ये तो ठीक लग रहा है बी वाला। क्या आर से हम लोग शुरू करेंगे। टॉल्स्टॉय फॉर्म जो है वो 1910 में बना और गांधी जी जो है उन्होंने अपना एक आइडिया दिया था, भारत का सपना देखा था। टॉल्स्टॉय फॉर्म जो है वो रिसर्च का एक कारण बना, अलग अलग कोऑपरेटिव। देखो दोस्तों यहां पर अगर टॉल्स्टॉय फॉर्म बना, चलिए मान लेते हैं, तो आर मान लेता हूं, क्या आर के बाद क्यू आएगा। देखो टॉल्स्टॉय फॉर्म जो है वो सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च बना और उसके बाद एक ज्यूविश आर्किटेक्ट कैलेम्बेक जो कि इनके साइड थे। अब ये हिस के बारे में यहाँ पे क्या है इंफॉर्मेशन, ये नहीं पता चल रही है। यहां किसकी बात हो रही है, टॉल्स्टॉय फॉर्म की। अब यहां पर गांधी जी का कहीं से कहीं तक विवरण नहीं हो रहा है और यहां पर आप देखो कि उसके बाद हिज लिखा है, इसका मतलब इसके पहले जो है गांधी जी की बात होना चाहिए भाई, इसके क्यू के पहले जो है गांधी जी की बात होना चाहिए। इसका मतलब आर जो है वो स्टार्टर नहीं है, बी हमारा स्टार्टर है। आप पढ़ो, पढ़ के देखें, बिल्कुल सही जाएगा। यहां पर भी गांधी जी की बात हो रही है कि गांधी जी जो है इन्होंने भारत को कैसे निर्माण करना है उसके ऊपर उन्होंने पहले से रचना रोड मैप बनाया। उसके बाद देखो गांधी जी ने सबसे पहले सोशल मॉरल रिलीजियस कंपोनेंट जो है अपने किस तरह से वो आगे लेके जाएंगे देश के डेवलपमेंट को, उसका पूरा एक खाका उन्होंने तैयार किया। और उसके बाद देखो कि ज्यूविश आर्किटेक्ट वो भी उनकी तरफ थे। और उसके बाद आप देखो कि ये रिच थे और पैसा लैंड बाय करते थे। और फिर देखो टॉल्स्टॉय फॉर्म के बारे में कि ये एक रिसर्च का कारण बना और दोनों ने जो है उन्होंने काफी एक यादगार माना जब उन्होंने समय साथ बिताया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों बी वाला जो है वो हमारा एब्सोल्युटली राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप देखें 93 वाला, आप देखें एस स्टार्टर हमारा क्या है। देखो इसमें बताया जा रहा है डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग दैट begins from the grassroots level taking into confidence all the beneficiaries। क्या इसका मीनिंग है थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, दोस्तों डिसेंट्रलाइज प्लानिंग का मतलब होता है कि जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का या किसी भी कंट्रोलिंग बॉडी का जो कंट्रोल है वो कम से कम कर देना,
ठीक है, कंट्रोल को रिलीज कर देना। ये क्या होता है, देखो इसके बारे में इसको डिफाइन किया गया कि इसकी एक ऐसी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग है जिससे क्या होता है, जो शुरुआत कहाँ से होती है, ग्रास रूट लेवल से, एकदम नीचे जमीनी लेवल से शुरुआत होती है, टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस में लिया जाता है किसको, ऑल दी बेनिफिशियरीज, जितने भी लाभार्थी जो हैं सभी को क्या किया जाता है, एक विश्वास में लिया जाता है, और उसके बाद जो है ये प्लानिंग की जाती है। तो एक चीज़ आप देखो कि जो स्टार्टर है वो हमारा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के बारे में बात हो रही है। ये जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके बारे में पूरा का पूरा इसमें चर्चा हो रही है। अब एक चीज़ देखो दोस्तों जैसे कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि अगर हम किसी एक टॉपिक पर बात करते हैं, ठीक है, अगर एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट के ऊपर जब हम बात करते हैं तो उसके बारे में और आगे थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू बताते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे और तुरंत किसी दूसरे टॉपिक पर चले जाएंगे। कम से कम 2 से 3 बिंदु उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लोग बताने वाले हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि इसके बाद भी जो है आने वाला जो सेंटेंस होगा वो भी डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के ऊपर ही होगा, है ना, इस तरह से कुछ आ रहा है। देखते हैं पी हमारा क्या है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो है एक ऐसी प्रक्रिया है प्लानिंग की जो कि एकदम कहां से शुरू होती है, एकदम जमीनी लेवल से शुरू होती है और जितने भी लाभार्थी हैं सभी को विश्वास में लेकर होती है। ठीक है, आगे अंडर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग द ऑपरेशन इज फ्रॉम बॉटम टू टॉप, कि किसके अंतर्गत, ये जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है इसके अंतर्गत ये जो ऑपरेशन किया जाता है, जो कार्य किया जाता है वो बॉटम से टॉप की लेवल पर, मतलब अहमियत जो है वो बॉटम लेवल के जो कर्मचारी हैं उनको दिया जाता है, उसके बाद मैनेजर, सुपरवाइजर, फिर बॉस, इस तरीके से आगे देखते हैं, है ना। यहाँ पर भी डिसेंट्रलाइज की बात हो रही है, मतलब पी भी हमारा जो है स्टार्टर हो सकता है। लेकिन आप एक चीज देखो दोस्तों, यहाँ पर P जो है इसमें शुरुआत में नहीं है, ठीक है, P शुरुआत में नहीं है तो P को आप बिल्कुल कैंसिल कर दो, P को क्या कर दो, कैंसिल कर दो। आगे देखते हैं अब क्या होगा, इधर देखो, इट कैन बी सेड दैट, ये कहा जा सकता है, इट इज मोर कनेक्टेड विद द कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो इट कैन बी, अब ये कहा जा सकता है कि ये ज्यादा मोर कनेक्टेड, इसका मोर जो झुकाव है वो किसकी तरफ है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज की तरफ है। किसका झुकाव है मुझे बताओ, क्या हम यहां पर इट, इस डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की बात हो रही है क्या, आप बताओ। इट कैन बी सेड दैट, ये बताया जा सकता है कि इट इज मोर कनेक्टेड, क्या ये इट प्लानिंग की बात हो रही है, इट इज मोर कनेक्टेड विद द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि ये और ज्यादा कनेक्टेड है किससे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। देखो कुछ स्पेसिफाई नहीं हो रहा है, एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये इट जो है इसके स्टार्टर के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब क्यू जो है वो स्टार्टर हमारा नहीं लग रहा है, क्यू स्टार्टर दोस्तों नहीं लग रहा है, इसको कट कर दो। आगे देखते हैं, इट एम्पावर्स द इंडिविजुअल्स, ध्यान देना, ये क्या करता है, एम्पावर करता है किसको, इंडिविजुअल्स और छोटे छोटे ग्रुप्स को, टू कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर देयर अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल। अब देखो यहां पर भी क्या है, इट है, ये क्या करता है, ये एक तरह से ताकत, एनर्जी प्रोवाइड करता है, एक तरह से पावर प्रोवाइड करता है किसको, इंडिविजुअल्स को और छोटे छोटे ग्रुप्स को, सो दैट वो क्या कर सके, वो अपने प्लान्स को आसानी से कैरी कर सके फॉर देयर अचीवमेंट्स ऑफ कॉमन, जो भी उनके गोल्स हैं उसको अचीव करने में। तो यहां भी इट से शुरुआत हो रहा है, तो क्या इट, ये हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल हो सकता है ना। ऐसा लग रहा है कि ये जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है उसके लिए इट आ रहा है। चलिए और देखते हैं, यहां क्या लिखा है, एस वाला पॉइंट, द डिसेंट्रलाइज प्लानिंग इज इंप्लीमेंटेड थ्रू मार्केट मैकेनिज्म। ये बिल्कुल हो सकता है, कैसे, क्योंकि देखो शुरुआत किससे हो रही है दोस्तों, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग से हो रही है। उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो एक ऐसी प्लानिंग है जो कि बिल्कुल ग्रास रूट, बिल्कुल जमीनी लेवल से शुरू होती है और सभी जितने भी उसके लाभार्थी हैं उसको कॉन्फिडेंस में लेकर होती है, और उसके बारे में और फर्दर 1-2 और स्टेप्स जोड़ी गई, कुछ 1-2 बातें और बताई गई, क्या कि ये जो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग है ये कैसे इंप्लीमेंट, लागू कैसे की जाती है, मार्केट के मैकेनिज्म, जो बाजार का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसके थ्रू। तो जाहिर सी बात है कि S1 के बाद जो है, ध्यान देना दोस्तों, S1 के बाद जो है S हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। इसका मतलब S से शुरुआत होनी, और आप देखो तीनों आपके S स्टार्टर है,
है ना। तो ये चीज तो डन हो गई कि शुरुआत एस से होगी। आगे देखते हैं अब क्या होने वाला है। ठीक है, एस से शुरुआत है, अब क्या होने वाला है देखते हैं। तो एस के बाद आप देखो कि क्या लगेगा, इट कैन बी। अब हमारे पास ऑप्शन में क्या है, एक तो पी है, अंडर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। इस डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के अंतर्गत ऑपरेशन जो है वो बॉटम टू टॉप है। अब देखो ये बॉटम टू टॉप शब्द का जिक्र कहीं और हुआ है या नहीं हुआ है वो देख लेते हैं। देखो लास्ट में क्या है, बट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज अनडेमोक्रेटिक फॉर मोस्ट नेशनल स्टेट्स अडॉप्टेड सच एज प्लानिंग नाउ। एक बहुत मजेदार चीज हमारे हाथ में लग गई दोस्तों। देखो क्या लगा है, बट। अब बट का मैंने एक रूल बताया था, बट का मैंने एक रूल बताया था दोस्तों कि अगर यहां पर बट के पहले अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव कर दो, अगर यहां नेगेटिव सेंस में है तो यहां पॉजिटिव कर दो। अब आप मुझे पढ़ो, इधर क्या लिखा है कि बट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब। इसको डिस्क्राइब कैसे नहीं कर सकते हैं, अनडेमोक्रेटिक। इसको अनडेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हम लोग। इसका मतलब ये आपका एक पॉजिटिव सेंस का आपका एक सेंटेंस है, ठीक है ना, कि इसको आप जो है एकदम गैर लोकतांत्रिक आप इसको नहीं बोल सकते हो। ठीक है, फॉर क्यों ऐसा क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ज्यादातर जो नेशनल स्टेट्स हैं वो इसी प्लानिंग को अडॉप्ट करते हैं। मतलब यहां एक पॉजिटिव बात की जा रही है दोस्तों, ध्यान देना। तो इसके जस्ट पहले जो सेंटेंस होगा ना वो नेगेटिव सेंस का होगा और इसी तरीके की कोई बात इसमें की जाएगी, देखते हैं। तो यहां क्या लिखा है, इट एम्पावर। देखो एम्पावर करना मतलब पॉजिटिव पावर देना। तो मैं एक चीज बताऊं कि आर आपका एंडर नहीं होगा, आर जो है लास्ट में नहीं होगा, तो आर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। नेगेटिव सेंस का ढूंढो आप। इट कैन बी सेड दैट इट इज मोर कनेक्टेड विद द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ऐसा कहा गया है कि ये जो है ज्यादा से ज्यादा कनेक्टेड है किससे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है दोस्तों कि बाजार जो है गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री होता है। बाजार में जो नियम है, जो उसके टर्म्स कंडीशंस हैं या लॉ रूल्स हैं वो कम से कम लागू होते हैं और बाजार के हिसाब से ही स्ट्रैटेजी पॉलिसी तय होती है। तो यहाँ भी क्लियर नहीं हो रहा है, थ्रू मार्केट मैकेनिज्म, बट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब एज अनडेमोक्रेटिक। अच्छा, इसको आप देखो क्या लिखा है कि एस तो हमारा स्टार्टर हो गया। उसके अलावा क्या है हमारे पास, अंडर इसकी अगर हम बात करें कि अंडर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के अंतर्गत ऑपरेशन जो है वो कहां से कहां पर होता है, बॉटम से टॉप तक होता है। लेकिन इसको जो है हम अनडेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते। देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है दोस्तों, डेमोक्रेसी जब लोकतांत्रिक तरीके से करते हैं तो सब बराबर होते हैं। ठीक है, कोई बॉटम नहीं होता, कोई टॉप नहीं होता। लेकिन यहां पर बॉटम और टॉप की बात की जा रही है और यहां पर जो है उस मतलब ये एक नेगेटिव सेंस लग रहा है। ये क्या लग रहा है, एक नेगेटिव सेंस लग रहा है। तो ये हमारा पी जो है वो एंड में आ सकता है। अब कमाल की बात आप देखो कि पी आपके पास यहां पर भी पी है और यहां पर भी आपके पास पी है। ठीक है, और इसमें हमारे पास पी नहीं है। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा डी वाला हमने क्रॉस आउट कर दिया। चलिए दो ऑप्शन तो हमने हटा दिए। अब हमारे पास जो है या तो देखो या तो एस क्यू होगा या फिर एस आर होगा। देखते हैं एस क्यू या एस आर। स्टार्ट करते हैं। देखो एस क्यू में क्या है, एस तो डन है कि हमारा आने ही वाला है कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है प्लानिंग की जो कि ग्रास रूट बिल्कुल जमीनी लेवल से शुरू होती है और अपने जो भी बेनिफिशियरीज हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर होती है। और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो है ये मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू इंप्लीमेंट होती है। देखो मार्केट की बात हो रही है, बाजार की बात हो रही है। तो एस के बाद देखो आप क्या है यहाँ पर क्यू। It can be said that it is more connected with capitalist economies। देखो यहां एक हिंट मिल गई दोस्तों। देखो मार्केट की जब हम बात करें तो मार्केट में अलग अलग तरह की इकोनॉमीज होती है, कोई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो है क्यू हमारा सही लग रहा है। क्या लग रहा है, एस के बाद क्यू लग रहा है। अब हमारे पास एस के पास क्यू, ये हमको लग रहा है कि सही होगा। क्या एस के बाद आर सही होगा, ये देख लेते हैं। डिस प्लानिंग जो है इंप्लीमेंट मार्केट मैकेनिज्म के थ्रू, इट एम्पावर्स, ये एम्पावर करती है। ध्यान देना दोस्तों, यहां क्या बोला जा रहा है कि ये इंप्लीमेंट की जाती है। क्या की जाती है, इंप्लीमेंट की जाती है। और हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से जुड़ी हुई है
और यहां क्या बोला जा रहा है कि ये एक ताकत प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल और स्मॉल ग्रुप को। देखो कौन ताकत प्रोवाइड करता है, ये भी ध्यान रखना। ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, इसका ये परिणाम है, ठीक है ना, कि अगर आपकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट होगी तो उसका परिणाम ये होगा कि जो इंडिविजुअल्स है या छोटे छोटे जो ग्रुप्स है वो अपने प्लान्स या अपने गोल्स को आसानी से उसको हासिल कर सकते हैं। ये किसकी खासियत है? ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की खासियत है। इसका क्या मतलब है कि आपका क्यू और आर का पेयर है दोस्तों, क्यू और आर का आपका पेयर है ना। तो ये तो आपका बिल्कुल डन हो गया। क्यू आर आपका कहां है बताओ जरा। क्यू आर आपका जो है क्यू आर, ये रहा क्यू आर का पेयर, और इधर आपका क्यू आर का पेयर नहीं है, तो ये आपका कैंसिल, और सी वाला दोस्तों आपका आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से इस अप्रोच के साथ करोगे ना दोस्तों, बहुत आसानी से आप कर पाओगे इसको, ठीक है। रीड करो आप, देखो एस से शुरू करेंगे। देखो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो है वो एक प्रक्रिया है प्लानिंग की जो कि ग्रास रूट से शुरू होती है और बेनिफिशियरीज को कॉन्फिडेंस में लेकर होती है। उसके बाद आप देखो डिसेंट्रलाइज प्लानिंग जो है वो कैसे लागू की जाती है, मार्केट के तरीके से, मैकेनिज्म से। इट कैन बी सेड, ये कहा जा सकता है कि ये आप किससे ज्यादा क्लोज हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसी है ये, ठीक है ना। और क्यों है, देखो उसका रीजन, क्योंकि ये एम्पावर करती है इंडिविजुअल और छोटे छोटे ग्रुप्स को कि वो अपने जो प्लान्स है अपने प्लान्स को आगे बढ़ा सके और अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव कर सके। और उसके बाद आप देखो पी वाला, अंडर इस डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के अंतर्गत ऑपरेशन जो है वो बॉटम से लेकर टॉप की तरफ है। और उसके बाद देखो बॉटम से टॉप है और फिर कुछ नेगेटिव बात, बट इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब एज अनडेमोक्रेटिक। बॉटम टू टॉप तो है, लेकिन उसको आप क्या नहीं बोल सकते हो, आप उसको अनडेमोक्रेटिक नहीं बोल सकते हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है दोस्तों, कोई बॉटम नहीं होता, कोई टॉप नहीं होता, सब बराबर होता है। तो यहां भी एक पेयर पता चल गया, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो नेशनल स्टेट्स हैं वो इस प्लानिंग को अडॉप्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आंसर आपके सामने है सी वाला दोस्तों, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट 94 वाला क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे दोस्तों हम। चलिए, ये हमारा स्टार्टर है। इट इज डाउटफुल इफ मैनकाइंड थ्रू आउट हिज लॉन्ग हिस्ट्री हैज एवर लिव्ड एट ऑल सस्टेनेबली। फिर से पढ़ते हैं, देखो ये एक बड़ी शंका की बात है, ये एक शंका का विषय है। यदि जो मानवता है थ्रू आउट हिज लॉन्ग हिस्ट्री, पूरे इतिहास के दौरान जो भी हम इसका पूरा हिस्ट्री खंगाले तब से, हैज एवर लिव्ड एट ऑल सस्टेनेबली, मतलब यहां पर जो है ना एक व्यंग्यात्मक तरीके से बताया जा रहा है कि ये हमें इस बात पर शंका है कि जब से इंसान जो है वो धरती पर आया है तब से क्या वो सस्टेनेबली तरीके से जी रहा है, मतलब वो क्या इस तरीके से जी रहा है कि वो जो संसाधन है उनको अपने भविष्य के लिए भी बचा कर रखे, अपने दूसरों के लिए भी बचा कर रखे। ये बड़ा डाउटफुल विषय है। मतलब इसमें एक ये बताया जा रहा है कि इंसान जो है आज से नहीं, शुरू से ही हमारा जो इन्वायरमेंट है या हमारे जो संसाधन है उसको उजाड़ करता आ रहा है, जितना उसको आवश्यकता है उससे अधिक उसको वो इस्तेमाल करते आ रहा है। ये यहाँ पर शुरुआत इस बात से हो रही है, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, सस्टेनेबली की बात हो रही है, सस्टेनेबल, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद क्या होगा। बट इन जनरल मैनकाइंड, बट इन जनरल बात करें तो मैनकाइंड हैज रिगार्डेड द एनवायरनमेंट एज एन एंडलेस रिसोर्स टू बी एक्सप्लॉइटेड एंड प्लैंडर्ड। दोस्तों एक चीज ध्यान दो, यहां ना ये डाउट की बात हो रही है कि इंसानों ने कभी, मतलब मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा तो ये मतलब है कि भाई ये बड़े डाउट की बात है कि क्या आज तक कभी इंसान ने इन्वायरमेंट के बारे में सोचा है या नहीं सोचा, मतलब नहीं सोचा है ना। ये आज तक जो है शुरू से लेकर आज तक इंसान ने कभी अपने पर्यावरण को बचाने का नहीं सोचा, मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव है, ध्यान देना। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं, क्या है पूरा का पूरा नेगेटिव है। अब यहां क्या आ गया, बट आ गया। तो सर ने क्या बताया था कि बट के आगे और पीछे अपोजिट साइंस आता है, भाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव दो और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अब जब हमने ये पता किया कि ये हमारा नेगेटिव है तो यहाँ पर कोई ना कोई पॉजिटिव चाहिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इन जनरल मैनकाइंड को क्या
क्या रिगार्ड किया गया, क्या माना गया, इंसान की तरफ से एक इन्वायरमेंट को ऐसा समझा गया कि ये तो कभी उजड़ेगा ही नहीं और हमको जो है हमारा ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि हम जितना मर्जी हो हमारे इन्वायरमेंट को उजाड़ें, इस तरह की बात। तो ये भी आप देखा जाए ना तो ये नेगेटिव सेंस है। क्या है? नेगेटिव। क्या ये सोच हमारी अच्छी है कि हम जितना मर्जी हो सके हमारे जंगलों को काटें, उजाड़ें, हमारे संसाधनों को नुकसान पहुंचाएं? है ना, गलत सोच है, मतलब नेगेटिव सेंस है। मतलब दो नेगेटिव नेगेटिव तो आएगा नहीं, इसका मतलब पी स्टार्टर नहीं है दोस्तों। पी क्या नहीं है? पी हमारा S1 के बाद नहीं आने वाला है। ठीक है ना, इस तरीके से करना है। फिर क्या आने वाला है देखते हैं। मे बी अ फ्यू आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप्स फाउंड द नेसेसरी बैलेंस विद नेचर, लिव्ड विदाउट द डिजायर फॉर एंडलेस मोर। देखो यहां क्या बोला गया मैनकाइंड के बारे में कि ये बड़ा शक का विषय है कि जो मानवता शुरू से जो है इन्होंने कभी सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचा होगा। हो सकता है कि कुछ एक दूर दराज के कुछ ऐसे ट्राइब जनजाति जो है उन्होंने कभी कुछ बैलेंस लगाया किया हो, नेचर के बारे में कभी कुछ सोचा हो सकता है। मतलब सबने नहीं सोचा लेकिन हो सकता है कुछ ग्रुप में सोचा हो। लेकिन आप देखो कि यहां जो सेंस की बात चल रही है ना उसी के आगे एक कंटिन्यूटी चल रही है कि ये बड़ा शक का विषय है कि इंसान ने कभी इतिहास में अपने संसाधनों को अवेरने का उसको संभालने का कार्य किया हो सकता है कि कुछ ग्रुप जो कि जनजाति है उन्होंने कभी कुछ ऐसा किया हो। तो ये हमको लग रहा है कि S1 जो है उसके बाद Q आ सकता है, मतलब Q से शुरुआत हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। Now we have reached a point where we are on the verge of destroying ourselves and most of the life on earth। दोस्तों अब इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि शुरुआत कहाँ से हुई, जब लॉन्ग हिस्ट्री, जब इंसानों की उत्पत्ति हुई, इंसान आए जमीन पर, और उसके बाद यहाँ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पूरा एंड ही दे रहा है, कंक्लूजन। अब मतलब अभी 2020 की बात हो रही है, प्रेजेंट की, कि अब तो हम इस लेवल पर, इस बिंदु पर पहुंच गए कि अब तो ये मानकर चलो कि हम लोग जो है हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे, हम लोग स्वयं को उजाड़ रहे हैं, स्वयं को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये तो कंक्लूजन लग रहा है दोस्तों, एंडिंग लग रहा है ना, एंडिंग लग रहा है। तो आर नहीं होने वाला है, आर स्टार्टर तो नहीं होने वाला है भी नहीं। चलिए, दिस प्रोसेस हैज एक्सीलरेटेड ग्रेटली सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। देखो ये जो प्रक्रिया है, ये शुरुआत, ये तेजी कब पकड़ी इसने, इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक क्रांति जो हुई थी यूरोप में, है ना, 1200 सेंचुरी में, तब से जो है 1200 ज्यादा नहीं, 1200 नहीं, 1800 सेंचुरी, 1700 सेंचुरी में जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, पहला जो औद्योगिक क्रांति जो हुआ था 1700 सेंचुरी में यूरोप में, उसके बारे में बता रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है इसने गति कब पकड़ी, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल इज सो फार फ्रॉम रियलिटी दैट इट इज मोस्ट लाफेबल। मतलब ये तो एक तरह से बस लोग जो है बातें करते हैं कि हम इन्वायरमेंट को ऐसे बचाएंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी उसके बारे में, कोई उसके संरक्षण के बारे में नहीं सोचता। ये बड़ा हास्यात्मक है ना, इस तरह की कुछ बात की जा रही है। चलिए, तो एक चीज तो समझ में आ रहा है दोस्तों, क्या कि स्टार्टर हमको यही लग रहा है S1Q। क्यों हमारा स्टार्टर है तो आंसर हमारा B है। ठीक है ना, बिल्कुल सोचना ही नहीं, आपने अगर एक बार निश्चय कर लिया कि क्यों हमारा स्टार्टर है तो आप B को पूरा पढ़ के देखें, आपको वैसे ही पेयर बन जाएगा। ठीक है ना, चलिए Q पढ़ते हैं अब इसको। तो देखो फिर से पढ़ते हैं शुरू से। ये बड़ा डाउटफुल, इट इज डाउटफुल इफ यदि मैनकाइंड थ्रू आउट द लॉन्ग हिस्ट्री हैज एवर लिव्ड ऑल सस्टेनेबली, कभी उन्होंने अपने संरक्षण को संभालते हुए वो रहे, ऐसा बड़ा शक का विषय है। और बट, लेकिन जनरल, अब देखो यहाँ क्या लिखा है, बट इन जनरल मैनकाइंड है। अच्छा, जनरली अगर हम बात करें तो मैनकाइंड जो है उसको कैसा रिगार्ड किया जाता है, मैनकाइंड हैज रिगार्डेड द इन्वायरमेंट। अच्छा, मैनकाइंड हैज रिगार्डेड द इन्वायरमेंट एज एन एंडलेस। अच्छा, बट इन जनरल की बात करें तो मैनकाइंड जो है उनको एक तरह से ऐसा रिसोर्स इन्होंने रिगार्ड किया, नहीं सॉरी, एस के बाद क्यों आना चाहिए ना, मैं पी क्यों पढ़ रहा हूँ। हाँ, फिर ये देखो फिर से पढ़ते हैं वापस से। इट इज डाउटफुल इफ मैनकाइंड थ्रू आउट लॉन्ग हिस्ट्री एवर लिव्ड सस्टेनेबली, ये हो गया क्लियर। उसके बाद क्यों पढ़ेंगे, मे बी
कुछ ऐसे आइसोलेटेड ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो इस चीज को फाइंड नेसेसरी बैलेंस विद नेचर, जो कभी नेचर को बैलेंस, नेचर के साथ एक समन्वय बैलेंस बनाकर चलते हो, ठीक है, बिना उनका कोई अपने एंडलेस डिजायर के, है ना, बिना बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हुए, इस तरह से। दिस प्रोसेस हैज एक्सीलरेटेड, ध्यान देना ये जो प्रोसेस है ये कब बढ़ी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बढ़ गई। और उसके बाद आर पॉइंट देखो, नाउ वी हैव, अब हम इस पॉइंट पर पहुंच गए कि अब एक तरह से हम खुद को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और जीवन, धरती पर जो जीवन है उसको भी डिस्ट्रॉय करते आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। और ये जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल का, ये एक तरह से क्या लगता है, ये हास्यात्मक लगता है, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों हमारा बी वाला है, QPSR जो है दैट इज आवर राइट आंसर, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।